नमस्कार, मैं हूं पंकज झा और आप सब देख रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड। बात करेंगे यूपी के चुनाव की, जिस यूपी के चुनाव में 5 दौर का मतदान हो चुका है। 27 फरवरी को 5वें राउंड में 61 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ। उससे पहले 4 चरणों में चुनाव हो चुके हैं। पहले फेज में 58 सीट पर, दूसरे फेज में 55, तीसरे फेज में 59, चौथे फेज में भी 59 और 5वें फेज में 61 सीटों पर मतदान हुआ। और ये जो 5वां राउंड रहा वो अवध का हिस्सा यानी अयोध्या से लेकर प्रयागराज तक, और वो भी बेल्ट जहां कभी कांग्रेस की तूती बोलती थी, यानी रायबरेली और अमेठी का भी इलाका, और अलग अलग बिरादरियों के प्रभाव वाले, कहीं पासी समुदाय का प्रभाव है तो कहीं पटेलों का प्रभाव है, कहीं ठाकुरों का, कहीं ब्राह्मणों का। कुल मिलाकर ये एक बृहद समीकरण को समेटे हुए रहा 5वें राउंड का मतदान। अब 5वें राउंड में इस 61 विधानसभा सीटों का क्या लेखा जोखा है, उसके बारे में हमने कई घंटों तक उस इलाके के लोग, फैक्टर और तमाम चीज़ों को कैलकुलेट किया कि अखिलेश यादव जो वादे कर रहे हैं, फ्री बिजली से लेकर ओल्ड पेंशन स्कीम से लेकर छुट्टा पशु के लेकर जो खेती को नुकसान हो रहा है उसको, या फिर बीजेपी ने जो वायदे किए हैं उन सब का ग्राउंड पर कितना असर है। ये जो बार बार कहा जाता रहा कि लाभार्थी, वो जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उससे जो लोगों को फ़ायदा मिला है वो कितना काम कर रहा है इस चुनाव में, महंगाई से जो नाराज़गी है वो कितना काम कर रहा है, बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, सुरक्षा की बात की जा रही है, तमाम सारे फैक्टर हैं, जाति बिरादरी का समीकरण। एक बात तो आपको बता दूं कि यूपी का हर चुनाव बहुत अलग होता है और ये चुनाव कई मायनों में बहुत ही ख़ास है, और वो इसीलिए कि हम जो बार बार एक बात पर स्ट्रेस कर रहे हैं कि ये चुनाव एक तरीके से बाइपोलर होता जा रहा है। चुनाव पश्चिमी यूपी से शुरू हुआ, अवध से लेकर के अब पूर्वांचल की तरफ बढ़ चला है। आखिरी 2 फेज के चुनाव भी बाकी हैं, जिसमें गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज से लेकर आजमगढ़, मऊ से लेकर बनारस तक का इलाका है। तो इस चुनाव में क्या है ना कि पार्टी भी लड़ रही है और एक एक सीट पर कैंडिडेट और तमाम सारे फैक्टर सब बड़ी मजबूती से लड़ रहे हैं, और समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर है। बीएसपी करीब 25-30 सालों तक यूपी के चुनाव में एक मजबूत ताकत बनी रही, लेकिन इस बार उसकी जो प्रेजेंस है वो कुछ सीटों पर है जहां उसके मजबूत उम्मीदवार हैं। मजबूत उम्मीदवार यानी कोई मुसलमान हो गया या कोई ब्राह्मण हो गया या किसी और बिरादरी का हो गया, इलाके का बाहुबली या दबंग नेता है, तो उसके साथ बीएसपी का जो एससी वोट है वो जुड़ करके कहीं कहीं पर त्रिकोणात्मक चुनाव भी हो रहा है। रायबरेली और प्रयागराज और अमेठी जैसे कुछ सीटों पर, अमेठी इलाके की कुछ सीटों पर कांग्रेस भी मजबूती से लड़ती नज़र आ रही है। अब जरा हम पहले पिछले चुनाव यानी 2017 के चुनाव के आंकड़ों पर एक बार गौर करते हैं कि पिछले बार की तस्वीर क्या थी, तभी तो इस बार के चुनाव की तस्वीर उन 61 सीटों के बारे में पता चलेगा आपको। तो पिछली बार जो 61 सीटों पर चुनाव हुए थे उसमें बीजेपी को 47, समाजवादी पार्टी को सिर्फ 5, बीएसपी को 3, कांग्रेस को 1 और इंडिपेंडेंट यानी निर्दलीय वो राजा भैया और उनके सहयोगी प्रतापगढ़ से 2 सीटें जीतने में कामयाब रहे थे, और बीजेपी की सहयोगी दल थी अपना दल, उसको 3 सीटें मिली थी। इस बार कुछ सीटों पर बहुत कम मतदान हुआ, जैसे केशव प्रसाद मौर्य जो कि यूपी के डिप्टी सीएम है, सिराथू विधानसभा सीट है, वहाँ से वो चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ बहुत कम पोलिंग हुआ। इसी तरीके से इलाहाबाद साउथ यानी दक्षिण सीट पर भी बहुत कम मतदान हुआ, यानी पिछले चुनाव के मुकाबले 8-10% कम पोलिंग हुआ वहाँ पे। इसी तरीके से फूलपुर में भी बहुत कम पोलिंग हुआ। तो अब ये जो मतदान के प्रतिशत को लेकर भी जो तमाम तरह की कहानियाँ या तर्क दिए जाते हैं कि ये कहा जाता है कि अगर हेवी पोलिंग हो गई है तो वो एंटी इनकम्बेंसी यानी सरकार बदलने के लिए हेवी पोलिंग होता है। अब ये तर्क भी ठहरता नहीं है। कई ऐसे चुनाव हुए जहां कम पोलिंग हुई और सरकार बदल गई, तो मतलब सरकार हटाने के लिए हेवी पोलिंग जैसी बात वो कोई मायने अब बहुत नहीं रखता। ऐसा नहीं कह सकते ऐसा हुआ तो ऐसा ही होगा। अब जैसा मैंने कहा आपको कि बाइपोलर चुनाव हो रहा है इस बार, समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर हो रही है। तो मुकाबला ऐसा है कि कुछ सीटें ऐसी हैं जिसके बारे में कोई नहीं बता सकता
कि वहाँ पे कौन जीत हार रहा है। अब मान लीजिए किसी विधानसभा सीट पर अगर 5, 7, 8, 10 हज़ार की वोटों का फ़र्क हो तो ये कह पाना बड़ा मुश्किल है कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। अब अगर हम मुद्दों की बात करें तो जैसे अयोध्या का इलाका है, ये बीजेपी का मजबूत इलाका माना जाता रहा है। वैसे आपको एक बात बताएं कि 2012 में जब समाजवादी पार्टी की लहर थी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने थे, तब इसी अयोध्या सदर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी जीत गई थी। पवन पांडे तब जीते थे, उन्हें अखिलेश ने अपने मंत्रिमंडल में जगह भी दिया था। तो लहर में बहुत सारे समीकरण टूट जाते हैं। इस बार मोटे तौर पर यह कहा जा रहा है कि न तो सरकार बचाने की कोई ऐसी बहुत बड़ी लहर है या सरकार हटाने की कोई बहुत बड़ी लहर है। मतलब सीट पर ना, हर सीट पर नेक टू नेक फाइट है। और ये जो कहा जाता रहा था 2014 से लेकर 2017 और 2019 के चुनाव में कि बीजेपी ने एक बहुत बड़ा सामाजिक समीकरण बना लिया है, जिसमें गैर यादव सारे पिछड़ों को और गैर जाटव सारे दलितों को बीजेपी ने जोड़ लिया है। इस बार उस ओबीसी, नॉन यादव ओबीसी वोट बैंक में भी डिवीजन है। यही नहीं, एससी कास्ट के वोटरों में भी एक डिवीजन है। खास तौर से मैं इस बेल्ट में पासी समुदाय जो दलित हैं उनका जिक्र करना चाहूँगा, क्योंकि ये जो प्रयागराज का इलाका है, कौशाम्बी का और अयोध्या का, यहाँ पासी बिरादरी की संख्या ठीक ठाक है, वो जीत हार तय करते हैं। इस इलाके में पटेलों का भी बहुत बड़ा दबदबा है। कुछ सीटों पर निषाद, आप देखिए कि निषाद पार्टी का तालमेल बीजेपी से हुआ है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते हैं कि अपना दल से तालमेल करने के कारण कुर्मी और पटेल का वोट एक तरफा अपना दल को मिल रहा है। ऐसा नहीं है। मान लीजिए बीजेपी के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने अगर कुर्मी पटेल वोटर दे दिया है तो वहाँ पर कुर्मी पटेल वोटर में भी डिवीजन हो गया, अगर समाजवादी पार्टी ने कुर्मी पटेल बिरादरी का अपना उम्मीदवार बना लिया है। तो बहुत सारे फैक्टर यहाँ काम कर रहे हैं। और वो एक तो देखिए महंगाई मुद्दा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये जो छुट्टा पशु जो खेत चर जाते हैं, और इसको लेकर अब बीजेपी को भी इस बात का एहसास है कि उससे एक चूक हुई है। पहले तो बीजेपी इस बात को मानने को तैयार ही नहीं थी कि छुट्टा पशु जो खेत चर जाते हैं, फसलें खा जाते हैं, ये एक मुद्दा हो सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 10 मार्च को जब चुनाव नतीजे आ जाएंगे तो एक व्यवस्था बनाई जाएगी, हमारी सरकार आ जाएगी यानी बीजेपी की, तो जो छुट्टा पशु के कारण लोगों को परेशानी हो रही है उस पर हम ध्यान देंगे और उसके लिए हम एक बाकायदा सिस्टम लाएंगे ताकि लोगों को परेशानी नहीं हो। फ्री राशन जो दे रही है ना बीजेपी, उसका एक फैक्टर काम कर रहा है। गरीबों को कोविड समय में जो फ्री राशन दिया जाने लगा, और यहाँ तो यूपी के जो योगी आदित्यनाथ की सरकार है वो उसमें डबल भी कर रही है, यानी डबल डोज है। एक तो केंद्र सरकार भी दे रही है और यूपी सरकार भी दे रही है, इसके अलावा नमक, तेल, दाल के पैकेट भी दे रही है, तो वो फैक्टर भी काम कर रहा है। सुरक्षा भी एक मसला है, कानून और व्यवस्था। हालांकि एनसीआरबी के डेटा में अगर आप जाएं तो अपराध बढ़े हैं, लेकिन एक कॉमन परसेप्शन ये कह के चला जा रहा है कि संगठित अपराध जो है वो कम हुआ है। ओल्ड पेंशन स्कीम का मैं जिक्र करना चाहूँगा। जो सरकारी कर्मचारी हैं ना, उनमें ओल्ड पेंशन स्कीम जो अखिलेश यादव ने अनाउंस किया है कि ओल्ड पेंशन स्कीम शुरू की जाएगी, उसका असर देखा जा रहा है। पहली बार मैंने इसे जब लखनऊ में चुनाव हो रहा था तो वहाँ मैंने देखा, और मुझे कई जहाँ पे चुनाव हुआ 5वें दौर का मतदान, तो कई बीजेपी के नेताओं से मेरी बातचीत हुई। उन्होंने इस बात की शिकायत चुनाव आयोग से भी की है और अपने ज़िले के जो कलेक्टर हैं उनसे भी शिकायत की है कि मतदान कर्मी, जो पोलिंग ड्यूटी में लगे हुए अधिकारी और कर्मचारी हैं, उनमें ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर एक अट्रैक्शन है। उनको लग रहा है अखिलेश यादव की स्कीम से उन्हें पेंशन मिलेगा, एक बड़ी सुविधा हो जाएगी। तो उनका ये कहना है कि कहीं कहीं पर मतदान कर्मियों ने बीजेपी का सहयोग नहीं किया, वो बीजेपी को लेकर बेरुखे रहे और उनमें समाजवादी पार्टी को लेकर के एक वो जुड़ाव दिख रहा है। ये कई बीजेपी के नेताओं ने शिकायत की है और बताया भी है। इसका मतलब ओल्ड पेंशन स्कीम का एक अट्रैक्शन है सरकारी कर्मचारी, उससे जुड़े हुए परिवार, उससे जुड़े हुए लोगों में। तो अखिलेश यादव ने जो घोषणाएं की हैं उसका भी असर दिख रहा है। जो योगी सरकार में कामकाज हुआ वेलफेयर स्कीम को लेकर, उसका भी असर दिख रहा है। अब जैसे हम बात करते हैं ना, बहुत सारे लोग चर्चा कर रहे हैं, जो राजनीतिक जानकार हैं, कि लाभार्थियों का एक बड़ा सेगमेंट बन गया है, वो बीजेपी के एक बड़े वोट बैंक हो सकते हैं, जिसमें 43 लाख का आंकड़ा प्रधानमंत्री आवास योजना में लोगों को जो मकान मिले हैं मुफ्त में, या फिर करीब 2.5 करोड़ से अधिक जो है किसानों को किसान सम्मान निधि हर साल जो उनको हर तिमाही पे जो उनको पैसे मिल जाते हैं 2000 रुपये की रकम जो है, उसका एक फैक्टर काम कर रहा है वहाँ पे। तो आप अगर देखिए तो इसी तरीके से उज्ज्वला गैस स्कीम में
एक 1.67 करोड़ लोगों को फ़ायदा मिला है। तो उनका कहना है बीजेपी का एक नया ये वोटर समूह बन गया है। लेकिन ऐसा भी देखने में आया है कि वोटर के पास ये सारी सुविधाएं हैं, उसको फ्री राशन भी मिल रहा है, किसान सम्मान निधि का पैसा भी मिल रहा है, उसको उज्ज्वला गैस स्कीम में फ्री गैस सिलेंडर भी मिला है। इसके बावजूद वो बीजेपी से नाराज़ है और समाजवादी पार्टी की तरफ वो वोट कर रहा है। तो बहुत सारे फैक्टर टूट रहे हैं, बिगड़ रहे हैं इस चुनाव में। और 5वें दौर का मतदान बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे पहले अगर आप देखें तो 4 चरणों में कुल अब तक जो टोटल हो चुके हैं 292 सीटों पर छठे मतलब 5वें दौर के मतदान को जोड़ कर देखें तो 292 सीटों का मतदान हो चुका है। अब हम चलते हैं बारी बारी से एक एक ज़िले की हर सीट पर कि आखिर वहाँ का हिसाब किताब क्या बैठता है। सबसे पहले रायबरेली ज़िले की सिर्फ एक सीट पर मतदान हुआ है, वो है सलोन, जो सुरक्षित विधानसभा सीट है। यहाँ पर एक दल बहादुर कोरी हुआ करते थे, कई बार विधायक रहे, कांग्रेस पार्टी के मजबूत दलित नेता माने जाते थे। उनके निधन के बाद बीजेपी ने यहाँ उनके बेटे अशोक कुमार को टिकट दिया और यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने जगदीश प्रसाद को टिकट दिया। कांग्रेस से यहाँ अर्जुन पासी लड़ रहे हैं। और जो जानकारी मिली है, हमने जो वहाँ से लोगों से बातचीत करके जो जानकारी इकट्ठा की है, तो रायबरेली की इकलौती सीट सलोन, जहाँ 5वें दौर में मतदान हुआ, वहाँ भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और बीएसपी में कड़ा मुकाबला है। अब यहाँ पर क्या मैं जो बार बार जिक्र कर रहा हूँ कि पासी समुदाय एक बड़ा वोट बैंक रहा 5वें दौर के मतदान में। तो ये पासी बाहुल्य इलाका है। देखिए क्या है कि जाटव जो है ना, वो अभी भी मूल रूप से बीएसपी के साथ जुड़े हुए हैं। बातें तो तमाम की जाती हैं कि इस बार चूंकि बाइपोलर पॉलिटिक्स हो रहा है, तो समाजवादी पार्टी का दावा है कि पासी समुदाय के लोग समाजवादी पार्टी को वोट कर रहे हैं, वो एंटी बीजेपी वोटर हैं। जबकि बीजेपी का कहना है कि चूंकि गांव देहात इलाकों में यादवों से उनका झगड़ा रहता है, पासी समुदाय के लोगों से, तो वो उनके साथ कैसे जा सकते हैं, वो बीजेपी के साथ चले गए हैं। ये बीजेपी का तर्क है। उसके अलावा अगर आप देखें नॉन जाटव जो एससी कास्ट के वोटर हैं, जैसे खटीक हो गए, सोनकर हो गए, वाल्मीकि हो गए, ये सब बीजेपी के सॉलिड सपोर्टर हैं। अभी भी कुछ केस को छोड़ दें, कुछ विधानसभा सीटों को छोड़कर, तो वो बीजेपी के साथ बने हुए हैं। लेकिन पासी के बारे में कहा जा रहा है कि पासी बिरादरी का एक बड़ा वोट जो हिस्सा है उनके वोट का, वो समाजवादी पार्टी को भी मिल रहा है। तो इस सीट पर नज़र होगी कि पासी के वोट डालने का ट्रेंड क्या रहा है, वो सलोन से भी पता चलेगा। पर ये वो सीट है जहां बीजेपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी तीनों के बीच कांटे की टक्कर है। कहा नहीं जा सकता है कि कौन जीत सकता है, कौन हार सकता है। अब चलते हैं ज़रा अमेठी की तरफ। अब अमेठी का जो खेल है, अमेठी में देखिए कितनी विधानसभा सीटें हैं। सबसे पहले चलते हैं तिलोई विधानसभा क्षेत्र। यहाँ बीजेपी ने मंकेश्वर शरण सिंह को टिकट दिया। ये पहले भी विधायक रहे थे। और समाजवादी पार्टी ने यहाँ से मोहम्मद नईम को टिकट दिया, जो पहले कभी कांग्रेस में हुआ करते थे। अब यहाँ भी बताया जा रहा है कि बहुत कांटे की टक्कर है अमेठी की तिलोई विधानसभा क्षेत्र पर। अब चलते हैं जगदीशपुर सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र में। ये भी अमेठी की एक विधानसभा सीट है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने सुरेश पासी को टिकट दिया। सुरेश पासी योगी सरकार में मंत्री भी हैं। समाजवादी पार्टी ने यहाँ विमलेश सरोज को, बीएसपी ने जितेंद्र कुमार को और कांग्रेस ने विजय पासी को टिकट दिया। लेकिन जगदीशपुर में जो बताया जा रहा है वो मुकाबला, भले ही बाइपोलर पॉलिटिक्स यूपी में बात की जा रही कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच मुकाबला चल रहा है, लेकिन यहाँ टक्कर जो है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में बताई जा रही है। कांग्रेस ने यहाँ विजय पासी को टिकट दिया है और बीजेपी ने सुरेश पासी को। अब दोनों ही पासी बिरादरी के हैं। अब यहाँ पर ओबीसी और अगड़े जो ब्राह्मण, ठाकुर, ये इन लोगों ने जिसका भी साथ दिया होगा उसकी जीत तय मानी जा सकती है। अब है गौरीगंज विधानसभा क्षेत्र। गौरीगंज विधानसभा क्षेत्र से पिछली बार राकेश प्रताप सिंह है समाजवादी पार्टी के, ये चुनाव जीते। ये राजा भैया के बेहद करीबी माने जाते हैं। आपने देखा होगा कि इनके इलाके में कामकाज नहीं हुआ तो कुछ महीने पहले ये हजरतगंज में धरने पर बैठ गए थे। तो ये समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार हैं। उनका यानी राकेश प्रताप सिंह का खेल खराब करने के लिए, अब ये ठाकुर बिरादरी के हैं, राजा भैया से इनके संबंध खराब हुए तो राजा भैया ने भी अपनी पार्टी जो राष्ट्रीय जनसत्ता दल है उसको भी यहाँ चुनाव लड़ा दिया। तो उनको लगता है कि ऐसा होने पर इनका जो ठाकुर वोट है उसका कुछ बंटवारा हो गया होगा राकेश प्रताप सिंह। और यहाँ उनके खिलाफ जो बीजेपी ने टिकट दिया वो हैं मटियारी, जो हैं चंद्र प्रकाश मटियारी। ये कभी बीएसपी से विधायक हुआ करते थे। 2012 की बात मैं कर रहा हूँ, तब ये 2012 या उससे पहले की हो सकता है। ये बीएसपी से विधायक रहे हैं
उनको बीजेपी ने टिकट दे दिया, ये ब्राह्मण बिरादरी के हैं। और यहीं पर कांग्रेस ने एक पुराने कांग्रेस पार्टी के नेता रहे नूर मोहम्मद, उनके बेटे फतेह बहादुर को टिकट दे दिया। अब फतेह बहादुर ने अगर राकेश प्रताप सिंह का वोट काटा होगा, अगर उनको 15-20 हज़ार वोट आ गए तो सीधा सीधा नुकसान राकेश प्रताप का होगा। ऐसे हालात में अगर उन्होंने वोट का डिवीज़न करा दिया हो तो फिर राकेश प्रताप के लिए मुश्किल हो सकती है और मटियारी के लिए रास्ता जीतने का आसान हो सकता है। अमेठी विधानसभा क्षेत्र में आप जानते हैं कांग्रेस पार्टी में लंबे समय तक रहे और संजय गांधी के बेहद करीबी संजय सिंह, जो कि सांसद भी रहे, उनकी पत्नी अमिता सिंह विधायक रहीं, उनकी जो पहले शादी हुई थी गरिमा सिंह से, वो इस सीट से पिछली बार बीजेपी से विधायक चुनी गई थी। इस राज परिवार में कलह भी है और इस बार संजय सिंह, जिनको पिछली बार राज्यसभा सांसद रहे थे, बीजेपी में चले आए थे, उनको कांग्रेस ने टिकट दिया है। और यहाँ से समाजवादी पार्टी ने, जो जेल में बंद हैं अभी समाजवादी पार्टी के नेता और अखिलेश यादव की सरकार में माइनिंग मिनिस्टर थे गायत्री प्रजापति, करप्शन के मामले में वो जेल में है, उनकी पत्नी महाराजी प्रजापति को, ये प्रजापति बिरादरी जो ओबीसी माना जाता है, मोस्ट बैकवर्ड कास्ट कह लीजिए, उससे हैं, संजय सिंह ठाकुर बिरादरी के हैं। यहाँ मुकाबला बड़ा दिलचस्प रहा और यहाँ कुछ भी हो सकता है। संजय सिंह का अपना परंपरागत वोट बेस रहा है, वो लंबे अरसे से चुनावी राजनीति में रहे हैं, पिछले 25-30 सालों से, तो वो जानते हैं इलाके को। लेकिन गायत्री प्रजापति की जो पत्नी है महाराजी प्रजापति, उनका भी उन्होंने भी पूरी ताकत झोंकी, समाजवादी पार्टी ने भी साथ दिया। तो यहाँ कांटे की टक्कर है, कुछ भी हो सकता है, पर आखिरी वक्त में कहा जा रहा है कि संजय सिंह ने पूरा दमखम यहाँ लगाया है। अब इसौली चलते हैं, ये अमेठी तो खत्म हो गया, अब सुल्तानपुर विधानसभा क्षेत्र, सुल्तानपुर की सीटों पर चलते हैं। सुल्तानपुर में पहली सीट जो हम आपको बता रहे हैं वो है इसौली विधानसभा क्षेत्र। बीजेपी ने यहाँ ओम प्रकाश पांडे को लड़ाया, समाजवादी पार्टी ने मोहम्मद ताहिर खान को लड़ाया। अब कहा जा रहा है कि दोनों के बीच में इसौली विधानसभा क्षेत्र में कांटे की टक्कर है और बीएसपी ने यहाँ यशभद्र सिंह को टिकट दिया, वो बाहुबली नेता माने जाते हैं। और जो ग्राउंड से जानकारी आ रही है उसमें ये है कि बीजेपी को यहाँ हल्की सी बढ़त मिलती दिख रही है। हालांकि कांटे की टक्कर है, कुछ भी कहा हो सकता है, लेकिन जिन लोगों से बातचीत हुई मेरी, उनसे मिली जानकारी के आधार पर कह सकते हैं कि इसौली में थोड़ा सा बीजेपी का पलड़ा भारी नज़र आ रहा है। सुल्तानपुर सदर विधानसभा क्षेत्र, यहाँ से बीजेपी ने अपना टिकट बदला और बीएसपी के सरकार में, मुझे याद है मायावती के सरकार में पर्यटन मंत्री थे विनोद सिंह, उनके पिता भी कांग्रेस सरकार में केंद्र में मंत्री रहे, पुराना राजनीतिक परिवार रहा है। तो विनोद सिंह को यहाँ टिकट दिया गया और समाजवादी पार्टी ने अनूप संडा को टिकट दिया। ये अनूप संडा पहले भी समाजवादी पार्टी की तरफ से विधायक रहे हैं और ये जो राज्यसभा सांसद हैं आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, उनके बड़े अच्छे मित्र भी हैं। तो यहाँ विनोद सिंह और अनूप संडा के बीच में कड़ी टक्कर है। बीएसपी ने देवी सहाय मिश्रा को, कांग्रेस ने फिरोज खान को दिया। अब कांग्रेस के बारे में भी कहा जा रहा है कि उसको भी कुछ वोट मिले हैं। अगर कांग्रेस को ठीक ठाक वोट मिल गया तो फिर समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं अनूप संडा, उनके लिए मुश्किल हो सकती है, वरना यहाँ कांटे की लड़ाई है। अब सुल्तानपुर के जो सदर विधानसभा क्षेत्र हैं वहाँ बीजेपी ने ये सीट अपने निषाद पार्टी के लिए छोड़ दी, यानी संजय निषाद की जो पार्टी है। राज प्रसाद उपाध्याय यहाँ से चुनाव लड़े, समाजवादी पार्टी के अरुण वर्मा जो पहले विधायक भी रहे वो, और बीएसपी से ओम प्रकाश सिंह, ये ओम प्रकाश सिंह भी बीएसपी से विधायक रहे हैं। इन तीनों के बीच में कड़ी टक्कर है, कुछ भी हो सकता है। लम्हुआ विधानसभा क्षेत्र, अब आपको लम्हुआ का जिक्र करना इसीलिए ज़रूरी है कि समाजवादी पार्टी ने एक तरीके से ब्राह्मणों को खुश करने के लिए जो परशुराम की मूर्ति मंदिर लगवाने की बात की थी और फिर ब्राह्मण सम्मेलन की बात हुई थी, तो उसके जो अगुवा रहे संतोष पांडे, उनको समाजवादी पार्टी ने यहाँ से टिकट दिया। संतोष पांडे एक बार विधायक भी रहे हैं, आपने देखा होगा वीडियो, आपको याद होगा कि फरसा गिर गया था उस मंदिर का, अखिलेश यादव खुद गए थे इस मंदिर में जहाँ ये क्या कहते हैं परशुराम जी की मूर्ति लगी हुई है। तो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी से संतोष पांडे, बीएसपी से अवनीश सिंह, कांग्रेस से विनय विक्रम सिंह और बीजेपी से सीताराम वर्मा। तो सीताराम वर्मा और समाजवादी पार्टी दोनों के बीच में कड़ी टक्कर है, बीजेपी और संतोष पांडे के बीच में। अब ये भी कहा जा रहा है कि संतोष पांडे ने जो इतना ब्राह्मण वाला प्रचार किया उससे पिछड़ी जातियाँ कुछ नाराज़ हो गई। अब पिछड़ी जातियाँ वर्मा यानी कि कुर्मी जो कहा जाता है, उससे बीजेपी ने टिकट दिया सीताराम वर्मा को। तो अगर
सब कुछ ठीक रहा तब तो संतोष पांडे का रास्ता आसान है, वरना फिर बीजेपी के लिए, वरना कांटे की टक्कर है ये। अब कादीपुर विधानसभा क्षेत्र चलते हैं। यहाँ बीजेपी ने, ये सुरक्षित सीट है, यहाँ राजेश कुमार गौतम को बीजेपी ने दिया और समाजवादी पार्टी ने भगेलू राम को। यहाँ कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी है कादीपुर विधानसभा क्षेत्र पर। अब चलते हैं बुंदेलखंड। बुंदेलखंड की 2 सीटें चित्रकूट की, चित्रकूट सदर है। यहाँ पिछली बार बीजेपी ने चुनाव ये जीता था और बीजेपी ने यहाँ से चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय को टिकट दिया और समाजवादी पार्टी ने अनिल प्रधान पटेल को, और इन्हीं दोनों के बीच में कड़ी टक्कर है। इसके बाद यहीं से एक और विधानसभा सीट है मानिकपुर। बीजेपी ने यहाँ से चुनाव जीता था, आनंद शुक्ला, और उनका टिकट कट गया। और चूंकि यहीं के रहने वाले हैं अपना दल के आशीष पटेल, जो मोदी सरकार में मंत्री हैं, अपना दल की अनुप्रिया पटेल उनके पति हैं और उनका ये पैतृक स्थान है, तो उन्होंने बीजेपी से ये सीट ले ली, ये अपना दल के खाते में चली गई। और अपना दल से यहाँ अविनाश चंद्र द्विवेदी लड़ रहे हैं और सपा से वीर सिंह पटेल, याद करिए ददुआ वाले वीर सिंह पटेल, जो नामी डकैत थे, इनामी डकैत ददुआ सिंह, उनके हैं परिवार के हैं वीर सिंह पटेल। तो इन दोनों के बीच में कड़ी टक्कर है कि इसमें किसी भी तरफ मुकाबला जा सकता। मैंने कहा ना कि अगर 5,000, 3,000, 7,000 के वोटों का फ़र्क हो तो ये कहना बड़ा मुश्किल होगा कि कौन जीत रहा है। अब चलते हैं प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ 2-3 चीज़ों के लिए जाना जाता है। एक तो प्रमोद तिवारी कांग्रेस के, जिनका रिकॉर्ड है यहाँ से लगातार एक ही सिंबल पर 9 बार विधायक चुने जाने का। मतलब सोचिए ना, एक बार विधायक बनने के लिए क्या क्या नहीं पापड़ बेलने पड़ते। 9 बार विधायक रहे। उनकी बिटिया मोना मिश्रा उर्फ आराधना मिश्रा यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं रामपुर खास से। और इकलौत समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में तो वैसे 36 के रिश्ते हो गए इस चुनाव में, जब 2017 में भले ही दोनों मिलकर लड़े थे, पर ये वो सीट है जहाँ पर समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार नहीं दिया ताकि मोना आसानी से चुनाव जीत जाए। और बीजेपी ने यहाँ से उसी को अपना टिकट दिया जो पिछली बार भी यहाँ से चुनाव लड़े थे, रामपुर खास से नागेश प्रताप सिंह। तो यहाँ मुकाबला ना बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है और ये बताया जा रहा है कि यहाँ कांग्रेस का पलड़ा भारी है। बाबागंज विधानसभा सुरक्षित सीट, मतलब यहाँ लड़े कोई भी, पिछले कई चुनावों से यहाँ राजा भैया ही लड़ते हैं, उम्मीदवार कोई और होता है, लेकिन यहाँ इज्जत जो होती है वो राजा भैया की दांव पर लगी होती है। यहाँ जनसत्ता दल, जो राजा भैया ने एक पार्टी बनाई 2018 में, जनसत्ता दल, उसी पार्टी से विनोद सरोज यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। सुरक्षित सीट है, पहले भी विधायक रहे। यहाँ बीजेपी ने केशव पासी को दिया है और समाजवादी पार्टी ने गिरीश पासी को। ये पासी बहुल्य इलाका है। 5वें चरण का जो मतदान है ना, वहाँ पासी बिरादरी के वोटर ट्रेंड का पता लगाना बड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि उसमें से एक हिस्सा जो है वो समाजवादी पार्टी को मिला है। अब बाबागंज में तीनों पार्टियों के बीच में कड़ी टक्कर है, अब कोई भी निकल सकता है यहाँ से। अब कुंडा चलते हैं। कुंडा यानी रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया 6 बार लगातार निर्दलीय विधायक रहने के बाद इस बार अपनी ही पार्टी जनसत्ता दल से वो चुनाव लड़ रहे हैं। और आपने देखा जिस दिन वोटिंग हुई क्या क्या नहीं हुआ वहाँ पर। जो इनके खिलाफ समाजवादी पार्टी ने जिनको उम्मीदवार दिया है वो गुलशन यादव, कभी वो राजा भैया के ही आदमी हुआ करते थे, यानी उनके बेहद करीबी थे। यहाँ अखिलेश यादव ने भी चुनाव प्रचार किया और अखिलेश यादव ने ये कहा कि एक नेता जो बार बार चुनाव जीत के आ रहे हैं, इस बार उनका काम ही लगा दो, यानी कुंडा में इस नेता की कुंडी लगा दो, मतलब हरा दो। इतनी बड़ी अपील की। मतदान के दिन यहाँ हंगामा भी हुआ। गुलशन यादव जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि राजा भैया और के लोगों ने उन पर जानलेवा हमला किया, उनकी गाड़ी तोड़ दी गई, उन पर हमला हुआ। राजा भैया के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा भी दर्ज हो गया। पिछले चुनाव में राजा भैया यहाँ 1000 वोटों से चुनाव जीते थे। इस बार उनका दावा ये था, उनके समर्थकों का, कि नारे लग रहे थे इस बार 1.5 लाख पार राजा की सरकार, मतलब वहाँ तो राजा भैया ही सरकार होते हैं। इस बार उनका ये था कि जो जीत हार का मार्जिन है ना वो 1.5 लाख से ज़्यादा हो, लेकिन यहाँ पोलिंग बहुत कम हुई है। तो हो सकता है कि राजा भैया यहाँ से जीतते हुए नज़र आ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि यहाँ यादव की संख्या ठीक ठाक है, मुसलमान वोटरों की संख्या, ठाकुर तो यहाँ बहुत कम है, लेकिन यहाँ क्या होता है, जाति बिरादरी से हट करके यहाँ पर वोट पड़ते रहे राजा भैया को। तो यहाँ पर दूसरे तरीके का समीकरण है। तो राजा भैया यहाँ जीतते हुए नज़र आ रहे हैं, उनको बढ़त है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि उनकी जीत का मार्जिन कम हो जाएगा इस कुंडा विधानसभा क्षेत्र से। अब चलते हैं विश्वनाथगंज। यहाँ
यहाँ अपना दल जो है, पिछली बार यहाँ अपना दल पार्टी जीती थी, यहाँ अपना दल ने जो है वो जीतलाल पटेल जो बीजेपी की सहयोगी पार्टी उसको उम्मीदवार बनाया, समाजवादी पार्टी से सौरभ सिंह और बीएसपी से संजय त्रिपाठी। पर यहाँ कहा जा रहा है विश्वनाथगंज में कि इन तीनों ही पार्टियों के बीच में बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बीएसपी संजय त्रिपाठी वो भी बहुत अच्छा लड़ रहे हैं, तो कुछ भी हो सकता है। प्रतापगढ़ सदर विधानसभा क्षेत्र जो है, यहाँ बीजेपी ने राजेंद्र मौर्य को टिकट दिया है और समाजवादी पार्टी की जो सहयोगी पार्टी है यहाँ अपना दल कमेरावादी, ये ना अनुप्रिया पटेल के परिवार में ना झगड़े के बाद दो पार्टियां बन गई अपना दल की। एक अपना दल सोनेलाल पटेल जो अनुप्रिया पटेल की पार्टी हो गई और उनकी मां और बहन जो पल्लवी पटेल हैं और कृष्णा पटेल, उनकी पार्टी का नाम है अपना दल कमेरावादी। तो यहाँ से अनुप्रिया पटेल की मां कृष्णा पटेल लड़ रही हैं और जो जानकारी मेरे पास आया है कि बहुत कांटे की टक्कर है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं हो सकता है कृष्णा पटेल यहाँ से चुनाव लड़ जाए, मान सम्मान की लड़ाई हो गई है। तो इस सीट पर एक तरीके से बीजेपी का नुकसान, अगर वो माफ करिए कृष्णा पटेल जीत गई तो। पट्टी विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ बीजेपी ने राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह को टिकट दिया है जो योगी सरकार में मंत्री भी हैं, और समाजवादी पार्टी की तरफ से राम सिंह पटेल। और यहाँ कहा जा रहा है कि बहुत कांटे की टक्कर है यहाँ पर पट्टी विधानसभा क्षेत्र में। रानीगंज विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के धीरज ओझा चुनाव लड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के आर.के. वर्मा लड़ रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ भी बहुत कांटे की टक्कर है। अब चलते हैं कौशाम्बी जिला। कौशाम्बी जिले में 3 विधानसभा सीटें हैं, एक है चायल, एक है मंझनपुर और एक है सिराथू। और पिछली बार तीनों सीटें भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में चली गई थी। अब इस बार क्या होगा? यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग चुनाव है सिराथू का, जहाँ से यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ क्या है, मौर्य, पटेल, मुसलमान और पासी, ये 4 बड़ी बिरादरी है। यहाँ भी अखिलेश यादव ने प्रचार किया, डिम्पल यादव ने प्रचार किया, उसके बाद अमित शाह भी यहाँ गए थे वोट मांगने के लिए, और केशव प्रसाद मौर्य यहाँ से पहले भी विधायक रहे हैं। और यहाँ से चुनाव जो लड़ रही है वो समाजवादी पार्टी की जो सहयोगी दल है अपना दल कमेरावादी की पल्लवी पटेल। और ये कहा जाता था कि मुकाबला बहुत दिलचस्प हो गया है। पासी बिरादरी ने अगर टोटली सपोर्ट कर दिया समाजवादी पार्टी को तो फिर तो मुकाबला बहुत टफ हो सकता है, वरना ये कहा जा रहा है कि बाद में मैनेजमेंट किया गया। केशव प्रसाद मौर्य एक बड़े नाम है, यूपी बीजेपी में पिछड़े नेताओं का एक बड़ा चेहरा है उनके पास, डिप्टी सीएम हैं, पिछले चुनाव में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे यानी बीजेपी के। तो यहाँ एक तरीके से समाजवादी पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी कि केशव प्रसाद मौर्य को हराया जाए, और यहाँ पर मुकाबला बड़ा दिलचस्प हो गया सिराथू में बीजेपी और पल्लवी पटेल के बीच में। मंझनपुर है, मंझनपुर से एक बीएसपी के मतलब बड़े पुराने नेता, मायावती सरकार में कई बार मंत्री रहे और एक दौर में तो वो बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष होते थे, इंद्रजीत सरोज, वो समाजवादी पार्टी में आ गए हैं। ये पासी बहुल इलाका है तो वो लड़ रहे हैं, और बीजेपी से लाल बहादुर, और यहाँ माना जा रहा है समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी है। चायल विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने ये सीट अपना दल के लिए छोड़ दी। नागेंद्र सिंह पटेल लड़ रहे हैं यहाँ से चुनाव, समाजवादी पार्टी से पूजा पाल और बीएसपी से अतुल कुमार द्विवेदी। ये नागेंद्र सिंह पटेल वही हैं जो फूलपुर का जो चुनाव हुआ था ना, बाई इलेक्शन लोकसभा का, वो चुनाव जीते थे और ये भाजपा में चले आए हैं। यहाँ बीजेपी, एसपी और बीएसपी में कांटे की टक्कर है। अब चलते हैं प्रयागराज। प्रयागराज में जानते हैं कितनी विधानसभा सीटें हैं? टोटल हैं 12, बहुत बड़ा इलाका है। और प्रयागराज में पिछड़ी जाति के भी लोग हैं, ब्राह्मण बिरादरी के भी लोग हैं, पासी समाज के लोग हैं, पटेल कुर्मी बहुत भारी संख्या में। तो अलग अलग सीट पर अलग अलग जातियों का गणित है यहाँ पर। कायस्थ समाज के भी लोग हैं। और प्रयागराज में पिछले चुनाव में यानी 2017 के चुनाव में बीजेपी को यहाँ 9 सीटें मिली थी, मतलब बीजेपी गठबंधन को 8 सीटें बीजेपी को और 1 अपना दल को मिली थी। बीएसपी को 2 सीटें मिली थी, और बीएसपी के जो दोनों विधायक थे मुस्तफ़ा सिद्दीकी और हाकिम लाल बिंद, दोनों समाजवादी पार्टी में चले आए। समाजवादी पार्टी को 1 सीट मिली थी करछना से, जहाँ से समाजवादी पार्टी के पुराने नेता, बड़े नेता, केंद्र में मंत्री रहे रेवती रमन सिंह के बेटे उज्जवल रमन सिंह पिछली बार जीते थे। अब इस बार 1-1 सीट का हिसाब किताब लेते हैं। फाफामाओ में बीजेपी के गुरु प्रसाद मौर्य और समाजवादी पार्टी के अंसार अहमद के बीच में कांटे की टक्कर है, लेकिन कहा जा रहा है कि यहाँ बीजेपी
को हल्की सी बढ़त मिल रही है। फाफा मऊ विधानसभा क्षेत्र हो गया। उसके बाद चलते हैं सोरांव विधानसभा क्षेत्र, ये सुरक्षित क्षेत्र है, सीट है। यहाँ बीजेपी ने तो नहीं उम्मीदवार दिया, उसकी सहयोगी पार्टी अपना दल से जमुना प्रसाद लड़ रहे हैं और समाजवादी पार्टी से गीता पासी, ये दोनों पासी बिरादरी के हैं। बड़े मतलब नेक टू नेक फाइट है इस पे। फिर फूलपुर चलते हैं। फूलपुर से भाजपा भारतीय जनता पार्टी से प्रवीण सिंह पटेल हैं, समाजवादी पार्टी से मोहम्मद मुज्तबा सिद्दीकी, दोनों के बीच में कड़ा मुकाबला है। वैसे कहा जा रहा है कि प्रवीण सिंह पटेल के लिए अगर वोटों का बीजेपी के वोटों में बंटवारा नहीं हुआ, बीजेपी का जो बेस वोट है, तो प्रवीण सिंह पटेल का रास्ता आसान हो सकता है। अदरवाइज फूलपुर में कम पोलिंग हुआ है। अब ये कम पोलिंग की कहानी को हम समझ नहीं पा रहे हैं। मतलब इस कम पोलिंग की वजह से क्या बीजेपी को नुकसान है, क्या बीजेपी के जो वोटर हैं वो बाहर नहीं निकले वोट डालने के लिए, और समाजवादी पार्टी के जो वोटर हैं जिनके बारे में कहा जाए मुस्लिम यादव मेन है, वो तो हेवी पोलिंग कर रहे हैं, अगर वो लोग बाहर निकल के वोट कर दिए हैं तो फिर मामला बीजेपी के लिए गड़बड़ हो सकता है। अब प्रतापपुर चलते हैं। यहाँ से बीजेपी की सहयोगी पार्टी अपना दल ने कभी मायावती की सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री रहे राकेश धर त्रिपाठी को यहाँ से उम्मीदवार बनाया है। वैसे ये सीट राकेश धर त्रिपाठी की नहीं है, वो हंडिया से चुनाव लड़ते थे। समाजवादी पार्टी ने यहाँ विजमा यादव को दिया है और वो पहले भी विधायक रहे हैं। दोनों के बीच कांटे की टक्कर है। हंडिया विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ से निषाद पार्टी को ये सीट मिली यहाँ पर, और यहाँ से प्रशांत राहुल, इनके पिता भी विधायक थे, उनको टिकट मिला है। समाजवादी पार्टी से हाकिम लाल बिंद हैं। ये हाकिम लाल बिंद पिछली बार बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे। दोनों के बीच में नेक टू नेक फाइट है। मेजा विधानसभा क्षेत्र चलते हैं। बीजेपी ने यहाँ नीलम करवरिया को दिया है, समाजवादी पार्टी ने संदीप सिंह को, और यहाँ बीजेपी की नीलम करवरिया को बताया जा रहा है कि उनको बढ़त है। करछना विधानसभा क्षेत्र जिसके बारे में हम जिक्र कर रहे थे ना, उज्ज्वल रमन सिंह की, तो यहाँ निषाद पार्टी के पीयूष रंजन है और समाजवादी पार्टी के उज्ज्वल रमन सिंह। उज्ज्वल रमन सिंह कई बार विधायक रहे, इनके पिता वही जिनका मैंने कहा रेवती रमन सिंह हैं, और मजबूत नेता हैं ये। अपना दल ने यहाँ से जिसको टिकट दिया है उनके खिलाफ करछना से पीयूष रंजन, माफ़ करिएगा, निषाद पार्टी के पीयूष रंजन है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि उज्ज्वल रमन सिंह को बढ़त है। इलाहाबाद पश्चिम महत्वपूर्ण इलाका है। सिद्धार्थ नाथ सिंह जो कि बीजेपी के बड़े नेता हैं, योगी सरकार में मंत्री हैं, वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, और उनके खिलाफ समाजवादी पार्टी ने ऋचा सिंह के लिए अखिलेश यादव ने खूब रोड शो किया है, और इस रोड शो ने से मामला दिलचस्प हो गया है। अगर बीजेपी के बेस वोट में डिवीजन नहीं हुआ तो सिद्धार्थ नाथ सिंह निकल सकते हैं, वरना आखिरी मौके पर ऋचा सिंह ने जिस मजबूती से चुनाव लड़ा, जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन की नेता हैं और अखिलेश यादव उन्हें बहुत मानते भी हैं, तो मुकाबला बहुत दिलचस्प हो चला है। इलाहाबाद उत्तरी में बीजेपी के हर्षवर्धन वाजपेयी हैं, यहाँ समाजवादी पार्टी टक्कर में नहीं है। समाजवादी पार्टी ने यहाँ संदीप यादव को टिकट दिया है, और यहाँ कांग्रेस से अनुग्रह नारायण सिंह बड़े पुराने नेता हैं, कई बार विधायक रहे इस सीट से। इन दोनों के बीच में मुकाबला है, और ये कहा जा रहा है कि हर्षवर्धन वाजपेयी को बढ़त है, यानी वो जीत सकते हैं। इलाहाबाद दक्षिणी, यहाँ से बीएसपी सरकार में मंत्री रहे, फिर अब योगी सरकार में मंत्री हैं, उनकी पत्नी भी इलाहाबाद की मेयर हैं, नाम उनका नंद गोपाल गुप्ता नंदी हैं, जो एविएशन में सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं योगी सरकार में, वो चुनाव लड़ रहे हैं, और यहाँ से उनका रास्ता आसान है, यानी वो जीतते हुए नजर आ रहे हैं। 12 विधानसभा सीट से बीजेपी ने यहाँ वाचस्पति को चुनाव लड़ाया। वाचस्पति पासी बिरादरी के हैं, सिराथू से विधायक रहे और चले आए बीजेपी के खेमे में, अपना दल ने उनको टिकट दिया, और उनके खिलाफ समाजवादी पार्टी ने अजय मुन्ना को, और यहाँ वाचस्पति जो हैं बीजेपी के, उनको बढ़त बताया जा रहा है। ये सुरक्षित सीट है। कोराओं की जो सुरक्षित विधानसभा सीट है, वहाँ बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बीएसपी तीनों के बीच में बड़ा दिलचस्प मुकाबला है। अब चलते हैं बाराबंकी। बाराबंकी लखनऊ से सटा हुआ इलाका है, एक तरफ बाराबंकी है लखनऊ के, एक तरफ रायबरेली है। एक वक्त था बाराबंकी में समाजवादी पार्टी के बड़े नेता होते थे, कुर्मी नेता बेनी प्रसाद वर्मा, वो नहीं रहे। उनके बेटे राकेश वर्मा, जो कभी मुलायम सिंह सरकार में भी मंत्री हुआ करते थे, वो चुनाव लड़ रहे हैं कुर्सी विधानसभा क्षेत्र से। उनके खिलाफ बीजेपी के साकेंद्र प्रताप वर्मा हैं, और ये कुर्मियों का बाहुल्य इलाका है, और दोनों के बीच में कांटे की टक्कर है। पर कहा जा रहा है कि राकेश वर्मा यहाँ से अपनी सीट निकाल सकते हैं, यानी जीत सकते हैं। फिर चलते हैं रामनगर विधानसभा क्षेत्र। यहाँ क्या हुआ ना, बाराबंकी में कुर्सी, रामनगर, बाराबंकी, दरियाबाद, इन सब विधानसभा क्षेत्रों में अखिलेश यादव ने उम्मीदवार बदल दिए।
जो पहले दरियाबाद से लड़ता था उसको कहीं उन्होंने और भेज दिया, जो रामनगर से लड़ता था उसको उन्होंने कहीं और भेज दिया। तो रामनगर से इस बार लड़ रहे हैं, अखिलेश यादव की सरकार में मंत्री रहे फरीद महफूज किदवई समाजवादी पार्टी से, और बीजेपी से शरद कुमार अवस्थी, कोई भी निकाल सकता है। बाराबंकी जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ बीजेपी से रामकुमारी मौर्य और समाजवादी पार्टी से सुरेश यादव लड़ रहे हैं। अब सुरेश यादव का पलड़ा यहाँ भारी बताया जा रहा है। और जैतपुर विधानसभा क्षेत्र, यहाँ बीजेपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, ये तीनों लड़ रही है। अब पूछेंगे यहाँ कांग्रेस का क्या काम, तो पीएल पुनिया के बारे में आप जानते होंगे। पीएल पुनिया जो छत्तीसगढ़ के प्रभारी भी हैं, पार्टी के बड़े नेता हैं। मायावती जब मुख्यमंत्री थे उनके सबसे करीबी आईएएस अधिकारी होते थे, राज्यसभा सांसद रहे। तो पीएल पुनिया के बेटे हैं तनुज पुनिया, वो लड़ रहे हैं। इसीलिए यहाँ मुकाबला त्रिकोणात्मक हो गया है, और त्रिकोणात्मक मुकाबले में बीजेपी, सपा और कांग्रेस तीनों लड़ रही है। दरियाबाद विधानसभा क्षेत्र, यहाँ से अखिलेश यादव के बेहद करीबी और मुलायम सिंह की सरकार में और अखिलेश यादव की सरकार में मंत्री रहे अरविंद सिंह गोप यहाँ से समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, और बीजेपी से सतीश चंद्र वर्मा, और दोनों के बीच में कांटे की टक्कर है। आपको बताएं बाराबंकी में 2017 के चुनाव में, यहाँ 6 सीटें हैं, यहाँ पर 2017 के चुनाव में बीजेपी ने 5 सीट जीती थी और समाजवादी पार्टी ने 1 सीट जीती थी। पर इस बार बाराबंकी में लग रहा है कि समाजवादी पार्टी को फायदा है। कई जिलों में इस बार पिछले चुनाव के मुकाबले में समाजवादी पार्टी को अधिक सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। उन जिलों में बाराबंकी भी है, अयोध्या भी है, बहराइच भी है। इन सब सीटों पर लग रहा है कि समाजवादी पार्टी को पिछले चुनाव के मुकाबले में फ़ायदा हो सकता है। अब हम चलते हैं कहाँ पर, बाराबंकी का कहानी खत्म हो गई, अयोध्या चलते हैं। अब अयोध्या की जो कुछ सीटें हैं उनके बारे में जिक्र करना बेहद ज़रूरी है। एक तो रुदौली हो गई विधानसभा क्षेत्र, आपको बताऊं मैं अयोध्या की, जहां से रामचंद्र यादव बीजेपी के चुनाव जीते थे, जिनके बारे में ना वहाँ चुनाव प्रचार करने गए थे असदुद्दीन ओवैसी, एआईएमएम के नेता। तो उन्होंने कहा था कि मुसलमानों से उन्होंने वोट की अपील करते हुए कहा था कि देखो भाई, यादव ना अपना उम्मीदवार ढूंढता है। अब उसको यहाँ पर अपना नहीं मिला, उसको समाजवादी पार्टी का मुसलमान नेता मिला, तो यादवों ने बीजेपी के रामचंद्र यादव को वोट दे दिया और इसीलिए बीजेपी की जीत हो गई। तो मुसलमान जो हैं वोटर, उनसे उन्होंने अपील की कि आप अपना उम्मीदवार देखो, यानी एआईएमएम को वोट दो। ये कहानी समझाने के लिए उन्होंने पिछले चुनाव के नतीजों के बारे में बताया था। वो ये सीट रुदौली ही है, जहाँ से बीजेपी के रामचंद्र यादव लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने आनंद सेन यादव को टिकट दिया। एक मित्रसेन यादव हुआ करते थे, पहले वो कम्युनिस्ट लीडर हुआ करते थे, बाद में समाजवादी पार्टी में आए, और फैज़ाबाद तब हुआ करता था अयोध्या, वहाँ से सांसद भी रहे, बड़े पुराने और धाकड़ नेता, कई बार सांसद रहे। उन्हीं के बेटे हैं आनंद सेन यादव। पर यहाँ मुकाबला त्रिकोणात्मक हो गया, क्योंकि बीएसपी ने यहाँ अब्बास अली जैदी को टिकट दिया है और तीनों के बीच कांटे की टक्कर है। हैदरगढ़ विधानसभा क्षेत्र तो बाराबंकी की हो गई। अब चलते हैं मिल्कीपुर, अयोध्या की जो सीटें हैं मिल्कीपुर, यहाँ से बीजेपी ने अपने सिटिंग जो विधायक हैं, ये सुरक्षित विधानसभा सीट है, बाबा गोरखनाथ और समाजवादी पार्टी के जो हैं अवधेश प्रसाद। ये अवधेश प्रसाद अखिलेश यादव की सरकार में मंत्री रहे, पिछड़े नेता माने जाते हैं, दोनों के बीच में कांटे की टक्कर है। वैसे ही बीकापुर, यहाँ बीजेपी ने अमित सिंह चौहान को टिकट दिया और समाजवादी पार्टी ने फिरोज खान और गब्बर को। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच में भी कांटे की टक्कर है। अयोध्या की कहानी बड़ी दिलचस्प है। अयोध्या में योगी आदित्यनाथ ने भी रोड शो किया और उसके नेक्स्ट डे अखिलेश यादव ने भी रोड शो किया। दोनों के रोड शो में खूब भारी भीड़ जुटी। अब यहाँ होगा क्या? अब सोचिए कि शुरुआत में अयोध्या में जो वहाँ से जो विधायक है ना, वेद गुप्ता, उनके खिलाफ बड़ा एंटी इनकम्बेंसी है, लोग उन्हें पसंद नहीं कर रहे थे। इस बात का फीडबैक पार्टी को भी था, लेकिन पार्टी ने उन्हें ही रिपीट किया। अब अयोध्या से योगी आदित्यनाथ जी के, यानी योगी जी के भी चुनाव लड़ने की चर्चा थी, लेकिन वेद प्रकाश गुप्ता को टिकट मिल गया। टिकट के दावेदार तो वैसे कई और भी थे। इस एंटी कम्बेंसी के खिलाफ पवन पांडे, जो वहाँ समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं, वो लगातार अपने इलाके में बने रहे, चुनाव प्रचार करते रहे, लोगों से जोड़ते रहे। उनके बारे में कहा जाता है कि सब सुख दुख में साथ आते हैं। तो यहाँ मुकाबला बड़ा कठिन हो गया है। और देखिए, मतलब अयोध्या बीजेपी की परंपरागत सीट है, लेकिन इसी सीट पर 2012 में पवन पांडे जीत गए थे। तो ये मुकाबला इस बार जो है बहुत कठिन हो गया है। बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी, क्योंकि अगर अयोध्या में बीजेपी हार गई ना, तो इसका मैसेज बहुत गलत जाएगा कि जिस अयोध्या, राम मंदिर, राम भक्तों पर गोली चलाने को लेकर बीजेपी पूरे देश भर में अपना एजेंडा चलाती है, अगर वही अयोध्या सीट बीजेपी नहीं जिता पाई,
तो फिर तो नाक ही कट जाएगी बीजेपी की। तो बीजेपी ने पूरी ताकत यहाँ झोंकी। अब कांटे की टक्कर है पवन पांडे और विधायक जो वेद गुप्ता के बीच। देखिए होता क्या है। अब चलते हैं गोसाईगंज। ये इलाका भी दिलचस्प है। यहाँ से जो पिछली बार जीते थे ना बीजेपी के खब्बू तिवारी, वो अभी जेल में है। उनकी पत्नी आरती तिवारी को टिकट मिला और यहाँ से बाहुबली नेता हैं समाजवादी पार्टी के अभय सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों के समर्थकों के बीच खूब लड़ाई झगड़ा हुआ, FIR क्रॉस FIR हुए, बहुत कुछ हुआ यहाँ पर। और यहाँ बड़ी कांटे की टक्कर है। यहाँ होता ये रहा है कि 2012 में अभय सिंह जीते, 2017 में खब्बू तिवारी, तो इस बार किसकी बारी, लोग ये पूछ रहे हैं। तो इस तरीके की कहानी है कुल मिलाकर। इसके अलावा मैं आपको बहराइच भी ले चलूँगा। बहराइच जहाँ विधानसभा की 7 सीटें हैं, पिछली बार बीजेपी ने 6 सीटें जीती थी और समाजवादी पार्टी को इकलौती सीट मिली थी मटेरा से यासिर शाह। इनके पिता भी बड़े समाजवादी पार्टी के नेता थे, मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी थे। यासिर शाह उनके बेटे हैं, मटेरा से जीते थे वो। इस बार वो मटेरा से निकल गए। मटेरा से उन्होंने अपनी पत्नी मारिया अली शाह को समाजवादी पार्टी से टिकट दिलवा दिया और बीजेपी से यहाँ अरुणवीर सिंह लड़ रहे हैं। ये भी कभी समाजवादी पार्टी में हुआ करते थे। मुकाबला दिलचस्प है कि यहाँ किसकी क्या होगा। और बहराइच खुद चले गए यासिर शाह चुनाव लड़ने, जहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार हैं अनुपमा जायसवाल। याद करिए ना, पिछली बार वो शिक्षा मंत्री थी, जब स्कूल में स्वेटर वेटर बंटने की बात आ रही थी, आपने उनके वीडियो देखे होंगे। उन्होंने कसम खा ली थी जब यूपी के स्कूल में जब तक बच्चों को स्वेटर नहीं मिलेगा, ठंड में भी वो स्वेटर नहीं पहनेंगी, वो शॉल ओढ़े रहती थी। तो यहाँ मुकाबला दिलचस्प हो गया है। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से अनुपमा जायसवाल के लिए जीतना मुश्किल हो सकता है। ये मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। बहराइच की कई सीटों पर मुसलमान जीत हार तय करते हैं। तो बहराइच, महसी, पयागपुर, ये सब इस बार कहा जा रहा है कि बहराइच की 7 जो सीटें हैं उन पर दिलचस्प मुकाबला है। समाजवादी पार्टी को पिछले चुनाव के मुकाबले यहाँ बढ़त मिल सकती है। गोंडा के इलाके का जिक्र करना ज़रूरी है, क्योंकि गोंडा से जो हैं वहाँ पर ना बीजेपी के जो सांसद हैं कर्नलगंज से, ब्रजभूषण शरण सिंह, जो भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष भी हैं, और इस बार उन्होंने क्या क्या नहीं बयान दिया। असदुद्दीन ओवैसी के बारे में कहा कि वो भगवान श्री राम के वंशज हैं। इसके अलावा उन्होंने मुसलमानों को कहा कि हम आपको ठीक कर देंगे, पाकिस्तान भेज देंगे। विवादित बयानों के लिए जाने जाते रहे। उनके बेटे प्रतीक भूषण वो खुद फंस गए हैं इस बार। वो गोंडा सदर विधानसभा से लड़ रहे हैं और गोंडा से ही बड़े बाहुबली नेता होते थे पंडित सिंह उर्फ विनोद सिंह। कोविड के कारण उनका निधन हो गया और उनके भतीजे हैं सूरत सिंह, वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। अखिलेश यादव ने यहाँ बड़ा ज़बरदस्त चुनाव प्रचार किया। अब देखना पड़ेगा यहाँ से क्या होता है। कर्नलगंज विधानसभा क्षेत्र, यहाँ बीजेपी ने अजय कुमार सिंह को टिकट दिया और समाजवादी पार्टी ने योगेश प्रताप सिंह को। ये बताया जा रहा है कि यहाँ से योगेश प्रताप सिंह का पलड़ा भारी है। मतलब कुल मिलाकर देखें तो 5वें दौर के मतदान में जो 61 सीटें हैं, कम से कम 15 से 18 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहाँ बड़ी कांटे की टक्कर है, नेक टू नेक फाइट है। कैंडिडेट ने भी चुनाव लड़ा, पार्टी ने भी वहाँ चुनाव लड़ा, बहुत सारे फैक्टर काम किए, कोई भी जीत हार सकता है। इसके अलावा कुछ सीटें ऐसी हैं जिसके बारे में आप आराम से कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी जीत रही है, कुछ के बारे में आप आराम से कह सकते हैं यहाँ बीजेपी जीत रही है। कुछ सीटों पर बीएसपी ने मामला फंसा दिया है दोनों के लिए। मतलब बीएसपी अच्छा करेगी तो सपा हार जाएगी, ऐसा खेल हो गया है। ऐसे ही रायबरेली और अमेठी के कुछ विधानसभा सीटों पर खेल ऐसे फंस गया है कि कांग्रेस भी मुकाबले में आ गई है। कांग्रेस ने अच्छा कर लिया तो खेल बिगड़ जाएगा समाजवादी पार्टी का। तो 5वें दौर के मतदान के बाद भी मतलब इतना तो कह सकते हैं कि यूपी में मामला बड़ा पेचीदा हो गया है चुनाव। अब 2 चरणों के मतदान होने बाकी हैं और ये सब का सब पूर्वांचल का इलाका है। और यहाँ पर भी कुछ ऐसे ज़िले हैं जैसे वाराणसी, जो बीजेपी का एक तरीके से गढ़ बन गया है, क्योंकि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अकेले चुनाव अपने कंधे पर लड़ने पहुँच जाते हैं। और कुछ इलाके ऐसे हैं जो समाजवादी पार्टी का गढ़ बन गया है। आजमगढ़, जहाँ पिछली बार देखिए ना 1 ही सीट बीजेपी को मिली थी, बाद बाकी सारी सीटें जीत ली थी समाजवादी पार्टी ने और 1 सीट मिली थी बीएसपी को। वैसे ही गाज़ीपुर है, जहाँ बताया जा रहा है कि ये जो आ गए हैं ना गाज़ीपुर में, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी और साथ ही अंसारी बदर समाजवादी पार्टी के साथ हो गए हैं। तो वहाँ भी गाज़ीपुर में एक तरीके से गाज़ीपुर और आसपास के ज़िलों में ना एक हल्का सा फ़ायदा होता नज़र आ रहा है समाजवादी पार्टी को। लेकिन अभी उस दौर के मतदान जब हो जाएंगे तब वहाँ की बात कहेंगे। लेकिन कुल मिलाकर ये है कि यूपी में इस बार का चुनावी मुकाबला बेहद दिलचस्प और बेहद कांटे की टक्कर बताई जा रही है।